नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारा खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और संत के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। ऐसा कोई न मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। यानी ऐसा कोई पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए लोगों को अपने हाथों से केश पकड़कर बाहर निकाल लेता। समाज को राह दिखाने के लिए समाज में संतों की प्रासंगिकता बनी रहे, ऐसे ही संतों में शिरोमणि कहलाए संत कबीरदास, जिन्होंने समाज को अपने विचारों से नई राह दिखाई। हरियाणा सरकार संतों के विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना पर काम कर रही है। संतों के संदेश को बड़े मंचों से दोहराना इसी का एक हिस्सा है। प्रदेश में आज संत कबीरदास जयंती मनाई गई। रोहतक के अनाज मंडी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर की वाणी को लोगों तक पहुंचाया, संत के दिखाए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। मैं सबसे पहले संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और अपील करता हूं कि संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जीवन के विचारों पर अगर हम चलेंगे तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानवता का एक सच्चा संदेश जो संत कबीरदास जी ने हमको दिया है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। समाज के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मानव को मानवता की ओर ले जाने के लिए, उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संत कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है। वो न केवल एक संत थे बल्कि कवि थे, और कवि होने का उनका जो गुण है वो अंतरस्फूर्त था। अपने आप उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती थी उसको वाणी का वो रूप देते थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। तो इतने विद्वान स्वयंस्फूर्त विचारों के, जिस प्रकार का उनका एक विचार होता था, नैतिकता की, मानवता की जो सीख उन्होंने दी है, वो कबीर जी के दोहों के माध्यम से वो हमको जानकारी मिलती है। संतों के विचार से लोगों को सही दिशा मिल सके, इसकी पहल हरियाणा सरकार ने की। इस कड़ी से संतों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। जो ऐसी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की जो महापुरुष ऐसे हैं, सबकी जयंतियां और हम सरकार के द्वारा मनाएंगे। हमने पिछले 4 वर्षों में, चाहे अभी गुरु तेग बहादुर जी की 400 साला जो उनका जयंती का वर्ष था, पानीपत में बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था, और इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला, ये हमने उससे पिछले साल किया था। गुरु नानक देव जी का 550 साल, ये जयंती भी हमने पहले मनाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती ये हमने मनाई। महर्षि वाल्मीकि जी की कई साल तक मना रहे हैं। गुरु रविदास जी की हम मना रहे हैं। भगत कबीर जी की भी जयंती ये इससे पहले भी मनाई जा चुकी है। या तो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम, नहीं तो जिला स्तर पर हर जिले के छोटे कार्यक्रम, ये योजना हर बार चलेगी। इसलिए मित्रों, ये सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, हमारा समाज के अंदर जो एक संदेश है वो यही देना चाहते हैं कि पूरा समाज एक साथ रहे, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा है ना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ अगर हो जाए तो सबका विकास होगा। संत के विचारों से मेल खाती सरकार की नीतियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के बीच एक बार फिर से दोहराया। समाज में बनी भेदभाव की अदृश्य दीवारों को गिराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हरियाणा सरकार ने बीते 7 सालों में हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ काम करते हुए भेदभाव की खाई कम करने का काम किया है। समाज के अंदर जो उस समय भेदभाव,
जाति पाति का भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव, उसको कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। सारा समाज एक है, एकता के वो प्रतीक थे। ये बात आज भी हमको समझनी चाहिए। आज भी जिस प्रकार का समाज है, उनकी बहुत सी बातें आज भी लागू होती हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आज जब सरकार के काम में हमको जब नौकरियों की बात आती है कि इसको नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दो, हम कहते हैं कि भाई इसको और उसको नहीं, जिस व्यक्ति की योग्यता है वो व्यक्ति नौकरी लेगा। हम देने वाले कौन हैं? योग्यता के आधार पर नौकरी लेकर के जाएगा। और आज समाज में गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे जिनको पहले योग्यता होने के बाद भी कोई पूछता नहीं था, वो रह जाते थे, क्योंकि ना उनके पास पर्ची थी, ना खर्ची थी, और कोई उनको पूछता नहीं था। आज बहुत गरीब परिवारों के भी बालक अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाकर काम कर रहे हैं। आज भी राजनीति में जाति पाति को लेकर चलने वाले लोग ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, लाभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना। अंत्योदय की कामना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह सरकार अंत्योदय की भावना पर काम करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। ये बहुत दोहरा ऐसा प्रचलित उनका है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से बैर। तो इसलिए मित्रों, हम लोग समाज के सब वर्गों को, हाँ, ये निश्चित रूप से हम थोड़ा अंतर करते हैं कि जो समाज गरीब है, पीड़ित है, जरूरतमंद है, अगर सरकारी संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार है तो वो इस समाज का है जो किसी कारण से पीछे रह गया। और उसमें हमारा जो गरीब समाज है, इसका अधिकार सबसे पहले है। विशेष योजनाएं भी हम बनाते हैं तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो व्यक्ति सबसे आखिर में खड़ा है, उस व्यक्ति को पहले लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी नीति है, ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारा व्यवहार है, और इसी को हमने अंत्योदय के नाम से पुकारा है। मानव को मानव कहना, मानव को मानव समझना, ये हमको सीखना होगा। उसके ऊपर कौन सा बिल्ला लगा है, लेबल लगा है, जाति क्या है, उसका इलाका क्या है, इसको भूल जाए। जिसका अधिकार है, गरीब व्यक्ति का पहले अधिकार, इसके ऊपर उनको चलना है। घर पहुंच रही सुविधाएं, सुविधाओं की पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित हो सके, इसलिए मनोहर सरकार ने घर घर सुविधाएं पहुंचाने की भी पहल की है। आपकी हर प्रकार की जरूरत, राशन कार्ड की भी व्यवस्था, ये जो 1,80,000 से नीचे जो मैंने परिवार संख्या बताई है, इन सबको अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप राशन कार्ड घर मिलेगा। 2 जिलों में प्रयोग हमने किया है, एक सिरसा में और एक कुरुक्षेत्र में। दोनों जिलों के अंदर पिछले महीने 88,000 कार्ड, राशन कार्ड बन के उनके घरों में पहुंच गए हैं। अगले 3 महीने में ऐसे सब परिवार जिनका आमदन 1,80,000 साल से कम है, आपको किसी ऑफिस नहीं जाना, कोई अप्लाई नहीं करना पीले कार्ड के लिए, पीला कार्ड बन के आपके घर में जाएगा। ये दावा मेरा है। पहले ये पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सबकी लिख के आ गई है। जिसकी भी 60 साल होने वाली है उम्र, उसके 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी केवल घर में जाएगा, एक साइन करा के ले आएगा और वो जमा कराएगा। उससे अगले महीने पेंशन अपने आप आपके बैंक खाते में चली जाएगी। संत कबीरदास की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने कबीरपंथी समाज से जुड़े लोगों को मिल रहे अवसर की जानकारी दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुझे जानकारी मिली कि अपने यहाँ कबीरपंथी समाज, धानक समाज, जुलाहा समाज, इसकी कुल जो जानकारी हमें मिली है, प्रदेश में 1,42,000 परिवार है। 1,42,000 परिवार, उसका डाटा मैं लेके आया हूं। कितने शिक्षा के हिसाब से कहां है, आयु के हिसाब से कहां है, रोजगार के हिसाब से कहां है, और कुल मेंबर हैं 5,91,000।
हमारे इस समाज के 5,91,000 हैं। और जब मैंने देखा कि इसमें विद्यार्थी कितने हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि 1/3 आबादी इसमें विद्यार्थी है। 1,96,843 अपने समाज से जुड़े हुए विद्यार्थी। अब 1,96,000 हमारे विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसका मतलब उनको एक अवसर मिल रहा है। जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको पढ़ाई के लिए हर प्रकार की सुविधा हम देंगे। 1/3 वर्ग अगर 1,96,000 किसी समाज का पढ़ाई में हो तो उसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं मानता हूं। भविष्य बहुत उज्जवल है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे लगाया है। हाँ, उसके लिए अवसर मिले, कोई कठिनाई उनको न आए। संत कबीरदास की जयंती पर प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिसे सुनकर लोग उत्साहित दिखे। प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाएगा। शिक्षण संस्थान और धर्मशालाओं में पुस्तकालयों की व्यवस्था। धर्मशालाओं पर सोलर प्लांट लगाने पर 75% की सब्सिडी। NIT, IIT में आरक्षण की व्यवस्था के लिए करेंगे सिफारिश। सरकार और संगठन में योग्यता के आधार पर मिलेगी वरीयता। 51 लाख की लागत से प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा। वाराणसी की यात्रा के लिए खर्च उठाएगी सरकार। इन सभी घोषणाओं में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी घोषणा की सीएम आवास को लेकर। जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने सीएम आवास का नाम संत कबीर कुटिया के नाम पर रखने का ऐलान किया। मैं आज एक बड़ी घोषणा और करता हूं, सुन लीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा, संत कबीर की विचार और शिक्षाओं पर चलने वाला आदमी हूं। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा, ऐसा मैं आज घोषणा करता हूं। सीएम ने मंच से मजबूत विपक्ष की जरूरत को बताते हुए कबीरदास की पंक्तियों को दोहराया कि किस तरह विपक्ष सरकार के कामकाज को बेहतर करने में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकती है। संत कबीर तो अगर मैं आज के संदर्भ में ये कहूं तो वो तो हमको एक राजनीतिक शिक्षा होता है, सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष को कभी हम इग्नोर नहीं करते हैं। विपक्ष के लोगों को भी हम कहते हैं, जो बोलो ठीक से बोलो, हमारी कोई कमी है तो बताओ। उसके लिए हमारे संत कबीर जी ने क्या लिखा, उनका के निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर निंदक, हमारा विपक्ष, हमें ठीक ठीक आलोचना करेगा तो हमको भी अपने मन में यह संतोष होगा कि हमारी कमी बताइए, हम इसको ठीक करेंगे। तो इसलिए ये विचार भी उन्होंने हमको उस समय दिया। तो इसलिए मित्रों, संत कबीर जी का जो जयंती का जो पर्व है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनकी दी हुई सीख जीवन में हम कैसे उतारें, ये इस प्रकार का एक विचार संदेश देने के लिए आज इसका आयोजन किया गया है। समाज हित में चल रही सरकारी योजनाएं संतों के उपदेश से प्रेरित होती हैं। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में कही और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ प्रदेश में हो रही प्रगति का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। संतों के सम्मान में भव्य आयोजनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज के लोगों के बीच एकता के संदेश का संचार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के मसाना गांव का दौरा किया। इस दौरान पंचनंद संस्था से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र की धरती धर्म और इतिहास की अनोखी विरासत है। इस धरा से जहां देश और दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मिला, वहीं कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में अब 1947 के बंटवारे में शहीद हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों की याद में शहीदी स्मारक स्थल बनने जा रहा है। साल 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस स्मारक का शिलान्यास किया। नक्शे और कागजी कार्यवाही पूरी होने और कोरोना काल करीब बीत जाने के बाद फिर से स्थल के निर्माण कार्य को गति मिलेगी।
शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के मसाना गांव पहुंचकर पंचरथ स्मारक का अवलोकन किया। सीएम के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद जगी है। पंचरथ स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और विधायक सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर स्वागत किया। ट्रस्ट के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से संस्थान की गतिविधियों की जानकारी साझा की। पंचरथ स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि 14 अगस्त को स्मारक स्थल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी ली। पंचरथ स्मारक पर 14 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। करीब आधे घंटे तक चली इस बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रस्ट के कामकाज को लेकर जरूरी सुझाव दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री मसाना से पिपली पैराकिट के लिए रवाना हो गए। पिपली पैराकिट पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की। समाज की उन्नति में उनके मार्गदर्शन के लिए अभिवादन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर संत समाज से मिलकर विकास की राह पर संस्कृति के समावेश को सुनिश्चित करते रहे हैं। पिपली पैराकिट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां दिल्ली की तरफ से हो रही पानी की अतिरिक्त मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। देखिए, जितना पानी हमारा तय है पूरा पानी देते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है और जितना उसको बराबर दे रहे हैं। अब वो पानी अपना उपयोग जो है इधर से उधर कहीं करेंगे तो उसका तो हमारा इलाज नहीं है। जो दोनों सरोवर हैं, जो दोनों क्या है हैदरपुर और दूसरा जो बैराज है, दोनों बैराज भरने की जो बात आती है वो पूरे पूरा भरते हैं। उस पानी को सारा एक जगह लेकर के आएंगे तो भरेगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमारे पास पानी जो अगर स्पेयर होता है तब तो सहायता की बात है। और गर्मियों के दिनों में तो पानी हमें भी बहुत आवश्यकता रहती है। हर एक स्थान के ऊपर पीने के पानी की हमें पहुँचाना आवश्यक लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि 5-7 दिन में समस्याएं ठीक हो जाएगी। मानसून आने वाला, मानसून आने वाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कुरुक्षेत्र प्रवास में जहां संतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वहीं पंचरथ स्मारक स्थल के निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री के आवागमन से नई गति मिलेगी। दुनिया भर में बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज के दिन लोगों से बच्चों को इस अंधकार से बचाने की अपील की है। उमंग, ऊर्जा और शरारत, बस इसी का नाम है बचपन। बालपन का ये उमंग, ये मस्ती हर किसी के हिस्से में नहीं आती। कुछ मासूम छोटी उम्र में ही बाल श्रम के दलदल में घिर जाते हैं। जरूरतें कहें या मजबूरियां, जिस उम्र में किताबें और खिलौनों से बच्चों की दोस्ती होती है, उस उम्र में कुछ बच्चे शारीरिक श्रम के कामों में लग जाते हैं। इसी बाल मजदूरी को रोकने के लिए 12 जून के दिन पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके बाल मजदूरी को रोकने की अपील की है। बचपन उचित शिक्षा दीक्षा, खेल कूद एवं चरित्र निर्माण की अन्य गतिविधियों तथा एक सुनहरे भविष्य को गढ़ने के लिए होता है। आइए हम सब मिलकर मासूमों को श्रम के अंधेरे से बचाने और शिक्षा की अखंड ज्योति से उनके जीवन को जगमगाने का संकल्प लें। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से श्रम मजदूरी में लगे बच्चों को रेस्क्यू करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। बाल कल्याण विभाग की तरफ से बाल मजदूरी के दलदल में फंसे बच्चों को आजाद कर उनके पुनर्वास की नीति पर भी काम किया जा रहा है। प्रदेश के बाल गृहों में इन बच्चों के देखभाल की व्यवस्था भी की जाती है। बच्चों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए देश में इसकी रोकथाम के लिए कड़ा कानून भी है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर पाबंदी लगाई गई है। बाल श्रम रोकने के लिए लागू किया गया है अधिनियम 1986। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध।
दोषी व्यक्ति के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान। परिवार के व्यवसाय में मदद करना गैर कानूनी नहीं है। बच्चों के व्यक्ति का निर्माण अच्छे माहौल में और शिक्षा के बेहतर संसाधनों के बीच हो सके, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अथक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई एजेंसियां बाल मजदूरी को रोकने की दिशा में कारगर मुहिम चला रही है। इसी का नतीजा है कि व्यापारियों, कारोबारियों में बच्चों से श्रम न कराने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता का यह स्तर लगातार विकसित होता रहे, इसी उद्देश्य से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध मनाया जाता है, ताकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रम से दूर रखकर उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाई जा सके, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल और जीवन सार्थक हो सके। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने पैतृक गांव गुस्कानी में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ किया, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के किसानों को बनाएंगे खुशहाल। जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ। जलभराव से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान। हरियाणा में जलभराव और सेम से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाकर किसानों को खुशहाल किया जाएगा। सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी प्रणाली को जलभराव वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जिससे बारिश और सेम का पानी निकालकर नजदीकी ड्रेन में डाला जाएगा। यह बात प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अपने पैतृक गांव घुसकानी में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनी सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ करने के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। हमारा कृषि विभाग हरियाणा के किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं और हमारी जो बहुत सारी जल भराव की भूमि है वहाँ ट्यूबवेल लगा करके उसको खारे पानी को निकाल करके जो धरती को जमीन को दोबारा खेती के लायक बनाने की योजना है। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसान के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, प्रथम चरण में प्रदेश की 1 लाख सेमग्रस्त और जलभराव की जमीन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत गांव घुसकानी से की गई है। धीरे धीरे इस क्षेत्र के सभी जलभराव या सेमग्रस्त प्रभावित गांवों में इस योजना को लागू किया जाएगा, ताकि जलभराव से किसान को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वहां पर पानी निकासी करके खेती की जा सके। हमने एक पोर्टल भी चालू किया है। इस साल हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख एकड़ भूमि को हम सुधारें और हरियाणा सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है। मेरा फसल मेरा पानी और जो फसलों का विविधीकरण, बागवानी की योजनाएं, पशुपालन की योजनाएं, मछली पालन की योजनाएं, भाव अंतर भरपाई की योजना, अच्छा भाव देने की योजना और कृषि के लिए जो मशीनीकरण है उस पर भी हम बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा है कि जिला भिवानी में करीब 1.25 लाख एकड़ भूमि जलभराव और सेमग्रस्त है। गांवों में पाइपलाइन डालकर और पंप सेट लगाकर खेतों का पानी नजदीकी ड्रेन में डाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये परियोजना सौर ऊर्जा पर आधारित है, जिससे बिजली का कोई खर्च नहीं आएगा। जेपी दलाल ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, मजदूर और आमजन के लिए जनहितैषी नीतियां लागू कर रही है। सरकार बिना किसी भेदभाव से मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार दे रही है। सरकार गरीब का हक मरने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे अच्छी किसान नीति लागू की जा रही है। किसान को उसकी फसल का पूरा भाव मिल रहा है, जो अब से पहले किसी सरकार के दौरान नहीं मिला। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो मोटे अनाज की खेती को छोड़कर
पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मशरूम, नेट हाउस, पॉली हाउस और फूड प्रोसेसिंग को अपनाए ताकि उनकी आय बढ़े, युवाओं को नया रोजगार मिले। इस दौरान कृषि मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव घुसखानी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। स्कूल के निर्माण का टेंडर हो चुका है, जिसका कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा ग्रामीणों द्वारा रखी मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने अनुसूचित जाति की चौपाल का निर्माण कार्य डी प्लान से करवाने की घोषणा की। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बिजली पहुंचाना काफी मुश्किल है, सौर ऊर्जा वरदान साबित हो सकती है। इन क्षेत्रों में सौर फोटो वोल्टीय तकनीक पर आधारित जल निकासी प्रणाली, पेयजल के अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, फलोद्यान, मत्स्य पालन एवं नमक बनाने के कार्यों में उपयोग में लाई जा सकती है। गांवों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह तकनीक किसानों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।